चलिए तो फिर आज क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछले क्लास में डोमिनेंस तो हो गया था ना लगभग कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें वो मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे होंगे, वो आपसे अभी नहीं होंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, आज टाइप्स देख लेते हैं और टाइप्स के बाद कोशिश करेंगे कि उस सारे क्वेश्चंस को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए जो नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले फंक्शंस की टाइप करें, डिवाइड करें कितने कितने तरीके के हो सकते हैं, तो उसकी बात अगर हम कर लें तो हमारे पास जो टोटल फंक्शन है वो 3 तरीके से डिवाइड होते हैं। कितने तरीके से बच्चे? 3 तरीके से। जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अब अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर। इसमें पहला अलजेब्रिक फंक्शन के जो अंदर आएगा वो आएगा बच्चे पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या आएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। सुना है पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में? सुना है, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद रेशनल फंक्शन, ठीक है। और तीसरा आपके पास इसमें आएगा बच्चे इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, ये सारी चीजें हो गई। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन आएंगे, जिसमें आपका कांस्टेंट होगा, लीनियर फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, क्यूबिक फंक्शन होगा, ठीक है, वो सारी चीजें। दूसरा जो इसका, इसको देखेंगे, दूसरा जो टाइप है इसका, दूसरा टाइप आपके पास आता है बच्चा ट्रांसडेंटल फंक्शन। अब इसमें क्या क्या हम देखते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन में? पहला हम देखते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा हम देखेंगे इसमें बच्चे लॉगरिथमिक फंक्शन। तीसरा इसमें हम देखेंगे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि अपने आप में एक चैप्टर ही है जो हम पढ़ेंगे, आया ना बोल। और चौथा हम इसमें देखते हैं बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इसकी बेसिक जो चीज है वो हम आपको 11th में बताएंगे। बेसिक चीज का मतलब क्या है, इसका डोमेन है, ये कैसे डिफाइन होता है, किस इंटरवल में डिफाइन होता है, इसकी चर्चा यहाँ होगी। और जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चे वो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अंदर? इसके अंदर सबसे पहले आएगा मान लो मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? मॉडुलस फंक्शन। इसी का एक और नाम होता है जो अभी बताएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसी को बोला जाता है। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे सिग्नम फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? सिग्नम फंक्शन। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चौथा इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। और लास्ट पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बोल क्लियर है इतनी बात? इतनी सारी चीजें हम पूरे टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ते हैं। ये अभी फंक्शन 1 का टाइप जो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका एक और टाइप है जिसको फंक्शन 2 कहा जाता है, जिसमें आप पढ़ते हो 12th में जाके 1 फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, वो क्लास 12th में। लेकिन क्लास 11th में हमें ये सारे फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। इसमें और भी आता है, होमोजेनियस फंक्शन भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन भी देख सकते हो। लेकिन सारी चीजें अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, जितनी जरूरत है उतनी ही बताएंगे आपको। इतना क्लियर है? अरे इतना क्लियर है? अब बुक में मत देख, बुक में नहीं मिलेगा। हाँ वो मिल जाएगा, ये वाले सब मिल जाएगा, रैशनल फंक्शन भी ये मिल जाएगा। मोटा मोटा बात है, कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें हैं जो मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है? लिखेगा लिखेगा फटाफट नोट कर। नहीं वो सब चीजें हो गई, आपको बताएंगे क्या है ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है। चलिए ओके, बता लें, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो चीज इसमें हम देखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। लेकिन अगर हम आपको अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहली फंक्शंस की बात करें तो वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से। पढ़ा नहीं पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए वो है बच्चे अलजेब्रिक फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन जो हमने देखा वो क्या देखा बच्चे? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या देखा? अब देख पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या मतलब होता है, हम डेफिनेशन तो लिखने जा नहीं रहे,
ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कहता है पॉलिनोमियल से, कहता है कि एक वेरिएबल हो और कुछ कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड या किसी भी तरीके से करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जब हम एक एक्सप्रेशन बना दें तब उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको बचपन में आप 9th क्लास की अगर बात करें तो px बोला, py बोला, pt बोला, ps निकाला आपने, वहाँ अलग अलग वैल्यू पुट करके वो सारे ये पॉलिनोमियल्स की क्या निकाली आपने, वैल्यू निकाली। वो सारी चीजें यहीं पे आ रही है। यानी अगर इसके हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करें कि कोई पॉलिनोमियल मान लीजिए आपके पास f of x है तो ये ऐसा दिखता है a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। यहाँ दिखेगा a n x की पावर कितना 0। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का। जहाँ पे अगर मान ले कि कोई टर्म नहीं दिख रहा है, कोई टर्म जैसे आपके पास मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो 3 ही टर्म है, बाकी टर्म का है, बाकी टर्म है लेकिन उनका कोएफिशिएंट 0 है जिसके चलते वो दिख नहीं रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे देखेगा कि a0, a1, a2, a3 ये सब कोई कांस्टेंट है। क्या है भैया, कोई कांस्टेंट। ये सारे क्या है बच्चे, कोई कांस्टेंट है। a0, a1 सो ऑन an जो है बिलोंग्स टू कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। n जो है वो आपका इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता, ये हमारा फ्रैक्शन में अगर बचपन में पढ़ा होगा ना कि जिस भी वेरिएबल का जो पावर होता था वो फ्रैक्शन में होता था तो हम बोलते थे ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो n यहाँ आप क्या बोल सकते हो कि 0 से बड़ा या 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, अब इसी के कुछ टाइप से जो हम पढ़ रहे। अच्छा, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, सभी को पता है। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बात मान, फंक्शन के एक भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहीं ना कहीं अभी से लेकर जो 2 साल की आपकी स्टडी रहने वाली है ना, उस 2 साल में कहीं ना कहीं वो आएगा। तो ये जो स्कूल में चलता है ना कि हाँ ये डिलीट हो गया, हम एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके किसी ना किसी चैप्टर में घूम फिर के आएगा। इस बात का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला टाइप है, अगर डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो जो पहला टाइप हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे बच्चे कांस्टेंट फंक्शन। याद आया किसी को? इस कांस्टेंट फंक्शन की क्या खासियत होती थी कि इसकी डिग्री क्या होती थी बच्चे, 0 होती थी। इसकी डिग्री क्या होती थी, किस तरीके से दिखता था ये, ऐसा दिखता था f of x = c। y भी बोलते थे इसको, हाँ या ना बोल। अब ये सब c क्या है, जैसे हम बोल देते थे f of x = 3, f of x = यानी आप x कुछ भी दो, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, इसी को तो कांस्टेंट फंक्शन बोलते थे। जिसको यहाँ पे हमने क्या बोला, c बोला। बोल कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका हम डोमेन रेंज ही तो निकाल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में हमारी कहानी किस पे जाके रुक रही है, डोमेन और रेंज में निकल गई। तो अगर इसके ग्राफ की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो सभी को पता है कि x इधर आपका x डैश, ये आपका y डैश, और ये क्या होता है बच्चे, y। आप x कुछ भी दो, y तो हमेशा यहाँ c ही मिल रहा है। मान लीजिए 0.0, c है, हाँ या ना बोल। f1 डाला तो भी क्या मिला, c ही मिला। f2 डाला तो क्या मिला, c ही मिला। f3 डाला तो भी क्या मिला, c ही मिला। बोल आया नहीं आया? तो तुम इनपुट क्या दे रहे हो मुझे बताओगे? इनपुट आप कुछ भी दे रहे हो, 1.1, 2.5, 100, -100 कुछ भी दे रहे हो, तो ये आप r दे रहे हो और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, केवल c मिल रहा है। यानी आपका रेंज जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, c हो जाएगा। बोल आया? क्लियर है? चल दूसरा देखेगा। इसके बाद आता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आता है बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को ही हम लीनियर फंक्शन के भी नाम से जानते हैं, हाँ या ना? अब अगर इसके एक्सप्रेशन की बात की जाए तो ये आपका ऐसा दिखता है, f of x = x, जिसको हम y = f of x भी बोलते हैं, हाँ या ना बोल। यानी जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। यही बताया था डोमेन रेंज। जो आप इनपुट दोगे, यहाँ x दोगे तो 1 दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1, 2 दोगे तो क्या मिलेगा 2। यानी अगर इसकी ग्राफ को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाँ या ना बोल। 1 पे क्या दिखेगा बच्चे, 1। 2 पे क्या दिखेगा, ये इसी तरीके से आगे से जाएगा ये लाइन। -1 पे क्या दिखेगा बच्चे, -1। और -2 पे क्या दिखेगा बच्चे, बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ से अगर हम तुमसे पूछे कि डोमेन क्या होगा तो क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेगा? और रेंज क्या बोलेगा, आर ही बोलेगा। रेंज भी क्या बोलेगा, बोले तो क्लियर है। ये हमारे हो गए आपके कौन से फंक्शन भैया, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। तीसरा अब अंदाजा लग चुका होगा, कौन सा बच्चे, क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाँ या ना बोल। इसकी डिग्री कितनी होती थी,
क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिग्री कितनी होती थी? 2 होती थी। कितनी होती थी? तो यहाँ पे 2 होती थी, तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकता है? y इक्वल टू, y को ही f ऑफ x बोलते हैं, इतना तो अब समझ में आ गया ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम लिख दिए तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों बनता है पैराबोलिक। कैसा बनता है? ऐसा। ठीक है, बोल क्लियर है? थोड़ा और अच्छे से बना सकते हो। ये एक्स एक्सिस और ये क्या है बच्चे? वाई एक्सिस। अब यहाँ खासियत क्या है समझना, कि अगर तुम यहाँ पे अगर इसको f ऑफ x भी लिख दो, यहाँ 1 डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर। 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 4। ठीक है, -1 डालोगे तब भी क्या मिलेगा? और -2 डालोगे तब भी क्या मिलेगा? 4। समझ पा रहे? वैसे 1.1 भी डाल सकता है, 2.2 भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो कि जो इसका डोमेन आएगा वो तो आप कुछ भी लिख रहे हो, यानी r लिख रहे हो, हाँ या ना? लेकिन जो रेंज आप लिख रहे हो ना, वो क्या आ रहा है? केवल पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, यानी r+। बोल आया? r+ से हम पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं है। क्वाड्रेटिक के बाद आता है आपके पास क्यूबिक। क्या आता है बच्चे? क्यूबिक फंक्शन। कितनी डिग्री होनी चाहिए इसकी? 3 होनी चाहिए। तो ऐसा लिखना चाहिए f ऑफ x इक्वल टू x3। हाँ या ना? बोल। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है, सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं ऐसा। 1 दिया तो 1, 2 दिया तो 8। शार्प इंक्रीज, समझ रहा है? आउटपुट में क्या आता है? शार्प इंक्रीज आता है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें बच्चे, फटाफट समझेगा, तो r होगा, r होगा। और इसके अगर रेंज की बात करें बच्चे, तो वो भी तुम क्या बोलोगे? r ही बोलोगे। हाँ या ना? बोल। अब बच्चा पूछता है कि सर इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक। क्या? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक बिल्कुल कैसा चलेगा? क्वाड्रेटिक पे चलेगा। इवन पावर है मतलब क्वाड्रेटिक, ऑड पावर है मतलब क्यूबिक। अरे आया नहीं आया? अगर पावर 4 रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही चल जाएगा। डोमेन अभी भी उसका r है और रेंज अभी भी उसका r+ है। अगर पावर ऑड हुआ, अगर पावर क्या हुआ? ऑड हुआ, तो अगर आपके पास इसके डोमेन की बात करें तो ये r है, इसकी रेंज कितनी है? r है। तो जो पावर 5 रहेगा उसकी भी डोमेन r होगी और उसकी भी रेंज कितनी होगी? r होगी। अरे बोल आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? ये आपके पास हो गई, किसकी बात हो गई है? क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, इतना बाई क्वाड्रेटिक जनरलाइज कर लिया। ये आपके किसके अंदर आया बच्चे? पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर। किसके अंदर आया? दूसरा क्या था? रेशनल फंक्शन। क्या था? समझेगा कि रेशनल फंक्शन क्या। अब अगर बात हम करें रेशनल फंक्शन की, तो बचपन से रेशनल नंबर तो पढ़ के आ रहे हैं। क्या कहता है रेशनल नंबर? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q नॉट इक्वल टू, वो नंबर बोलता है यहाँ हमें फंक्शन लेना है, यानी हमें यहाँ एक्सप्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? तो हम क्या लिखेंगे कि एक ऐसा फंक्शन f ऑफ x जहाँ कुछ यहाँ पे मान लो एक न्यूमरेटर का कोई फंक्शन है और नीचे एक डिनोमिनेटर का फंक्शन। बोल आया? जहाँ पे ये बात हम तय कर लेंगे कि डिनोमिनेटर का भी 0 के बराबर। इस तरीके का फंक्शन जो दिखेगा इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? रेशनल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब तुम सोचोगे कि सर इसका डोमेन क्या होगा? देख, इसका डोमेन इसका डोमेन जो होगा वो सारी की सारी रियल वैल्यू होगी। किसको छोड़ के? उस पॉइंट को छोड़ के जहां पे dx क्या हो रहा? 0 हो रहा। बोल आया? कल ही बताया था कि डिनोमिनेटर का भी 0, सारा x रख ले, कोई x से हमें प्रॉब्लम नहीं है। किसको मत रख? उस x को मत रख जिस पे ये dx क्या हो रहा? 0 हो रहा। बोल आया? अब रही बात रेंज की, तो रेंज तो कुछ भी रख सकता है ना। रेंज तो हमारा पूरा का पूरा क्या है? r है। आया ना? बोल। क्योंकि जब हमने इस इनपुट को हटा ही दिया तो हर बार फंक्शन क्या हो रहा होगा? डिफाइन ही हो रहा होगा। अरे आ रहा है? नहीं आ रहा है? चल ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी बात रेशनल फंक्शन। इतनी बात क्लियर है? एग्जांपल दिखा देते हैं। देखिए इधर एग्जांपल में लिख रहे हैं। अगर रेशनल फंक्शन के एग्जांपल की बात करें तो एक ऐसा लिख देते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस 7। कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऊपर भी कोई एक्सप्रेशन है, नीचे भी कोई एक्सप्रेशन है। बोल आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? अब अगला जो इसमें टाइप होता है वो हमने पढ़ा क्या बच्चे? इरेशनल फंक्शन। क्या पढ़ा? इरेशनल फंक्शन। अब इरेशनल फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखे? देख बच्चों वाला अगर बात करें और देसी बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो फंक्शन रेशनल नहीं है वो क्या है?
है सिंपल एज दैट, हाँ या ना बोल। अब सर रेशनल कौन सा नहीं है? ऐसी फंक्शन जिसका पावर फ्रैक्शन में हो, क्या हो? वैसे फंक्शन रेशनल फंक्शन नहीं कहलाते। तो हम सीधे एग्जांपल से बताएंगे तो समझ आएगा। यानी अगर हम रेशनल फंक्शन की बात करें तो कह रहा है कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए x की पावर 3/2 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस का 3 ऐसा। कैसा फंक्शन है? क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे पावर्स जो है फ्रैक्शन में, इसलिए कैसा फंक्शन है? इरेशनल फंक्शन है। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? इसका एक स्पेशल फंक्शन है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बार-बार पूछता है, और वो फंक्शन का नाम है f of x = 1/x। f of x = कितना बच्चे? इसका जब ग्राफ बनाएगा ना f of x = 1/x का, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सर ये क्या बनेगा? समझ, थोड़ा सा समझा रहे हैं इसको कि पहली बात कि x को तुम 0 नहीं रख सकते। x तुम 0, तो हम पहले इसकी थोड़ी सी डोमेन लिख लें। डोमेन हमारे पास है r, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के, हाँ या ना बोल। अब रही बात रेंज की, किसकी? पहली बात तो समझ कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इनपुट क्या करेंगे बच्चे? बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आउटपुट इसकी क्या होगी? घटेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं और ऊपर क्या बैठा है? 1/2 और 1/5 में छोटा कौन सा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? 1/2 और 1/5 में छोटा कौन सा है? यानी 1/5 और 1/20 में छोटा कौन सा है? 1/20। यानी जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसके इनपुट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसका आउटपुट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो सर सबसे बड़ी वैल्यू इसकी कब आई होगी? जब ये बिल्कुल 0 के करीब रहा होगा। ये बिल्कुल 0 के करीब रहा होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.000000001। डिनोमिनेटर बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल अभी भी डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इधर देख, अगर इधर तुम x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाओगे तो आउटपुट क्या होगा? घटेगा, वो नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? तो यहां से तुम बोल सकते हो कि इसकी रेंज जो है वो माइनस इनफाइनाइट से कहां जा रही है भैया? प्लस इनफाइनाइट जा रही है। कहां से कहां? माइनस इनफाइनाइट से। यानी रेंज क्या लिखेगा इसका? इसका रेंज लिखेगा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। ओपन बोल आया? ये आपके टाइप्स हुए कौन से? अलजेब्रिक फंक्शन में इतने टाइप्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमारा कौन सा? पॉलिनोमियल फंक्शन, और उसके अंदर उसके ये सारे टाइप्स, जिसमें आपके पास कांस्टेंट, लीनियर या आप इसको आइडेंटिटी बोले, फिर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और क्या है? रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन और एक स्पेशल फंक्शन। बोल क्लियर है? इतनी बात कर। अरे इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले फटाफट। डोमेन क्लियर है? पक्का? चल नोट कर फटाफट। चल हो गया बच्चे? जल्दी कर, हो गया? चल तो अगले फंक्शंस की बात करें, जो कि हमारा किस टाइप से है? ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं, जिसमें दो हम अभी डिस्कस करेंगे। उस दो में पहला जो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, या जो भी पहले पढ़ लें। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ लेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन। दोनों एक दूसरे का ऐसे कहो कि भाई बहन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन बिल्कुल एक तरीके से ही चलते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या देख रहे हैं बच्चे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब तुम पूछोगे कि सर ये तो हम जानते ही नहीं है। अब ये बात हम बताएं ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम क्लास 8 से पढ़ रहे हो। कब से पढ़ रहे हो? एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल पावर। अध्ययन हम कर रहे हैं पहले से, बस हनुमान जी वाली बात है कि वो हमारे ताकत को हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं मिला। पढ़ तो हम रहे हैं, पहले से पता है, लेकिन अब जो उसकी बिहेवियर है वो किस तरीके से बदलती है, और वहां जो चीज हम करते थे वो यहाँ वो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता था। यानी इसकी पूरी कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है। तो कहता है कि कोई भी फंक्शन, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ फॉर्म हो जाए इसका f of x = a to the power x, ऐसा a to the power
तो सबसे पहली बात तो इसमें कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन ये है पहले कि a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और x यहाँ a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब कोई बताएगा कि a नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों? हाँ, a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो उसकी पावर हम कुछ भी रख दें, आएगा क्या भैया, 1 ही आएगा, आया ना। और यहाँ पे दूसरी बात है कि आपके पास a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू है, और a यहाँ जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, और यहाँ बोलेंगे a बिलोंग्स टू क्या हो सकता है बच्चे, कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बता दें 2 की पावर x, 2 की पावर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ इस्तेमाल भी कर रहे होगे, डिफरेंशिएशन वगैरह अगर कर रहे होगे तो ठीक है, नहीं हाँ मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका बात अलग है, जो पढ़ रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं, ठीक है। और भी जैसे तुमने बचपन में अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो लिखा होगा 5 की पावर -2, 5 की पावर, तो ये क्या है 5 की पावर -2, बेसिकली 5 की पावर -2 नाम की कोई चीज है नहीं, वो है 1/5 की पावर 2, जहाँ a की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 2, हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन? अब रही बात कि इस तरीके से है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है और ये अपने बिहेवियर को कैसे दिखाता है, दो तरीके से। पहले ये एनालाइज कर ले कि क्यों दो तरीके से बनता है। अगर a की वैल्यू, इसकी बच्चे a जो वैल्यू रखा आपने a, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो, क्योंकि देखिए a तो पॉजिटिव रहना है, a क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर 0 से 1 के बीच में a की वैल्यू रहे, लाइक 0.1 रहे, 0.3 रहे, 0.5 रहे, ऐसा कुछ रहे, और उसकी पावर को अगर हम बढ़ाएं, उसकी पावर को अगर हम क्या करें, तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, 0.5 मान ले, 0.5 के पावर को जब तुम बढ़ाओगे, लाइक x की वैल्यू को जब तुम बढ़ाओगे 1 से लेकर 10 तक, तो वैल्यू जो है ओवरऑल घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है। क्या हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, देख 0.5 का स्क्वायर 0.25, फिर उसका भी अगर पावर बढ़ाता है 3 करता है तो और छोटा होता चला जाता है, किसको अप्रोच करने लगता है, 0 को, हाँ या ना बोल। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो, क्या हो, 1 से लाइक 2, 3, 5 हो, और उसकी पावर जब तुम बढ़ाओगे तो जो आउटपुट है वो बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। यानी ग्राफ दो तरीके से बिहेव करेगा, एक 0 से 1 के लिए बिल्कुल अलग बिहेव करेगा, जिसमें हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा, और 1 से बड़े के लिए अलग बिहेव करेगा, जहां हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोला आया, तो दो केस बना ले। पहला 0 से लेके किसके लिए जा रहे हैं, 1 के लिए, तो जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट घट रहा है, वैसे वैसे आउटपुट क्या हो रहा है, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, 0 को टच नहीं करेगा। बोला आया, 0 से लेके a किसके बीच में है बच्चे, 1 के बीच में, हाँ या ना। और दूसरा ग्राफ बना रहे, देखना। अब अगर हम इनपुट बढ़ाएंगे और a की वैल्यू अगर 1 से क्या है बच्चे, बड़ी है, तो आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या ना बोल। जैसे मान ले 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। इनपुट बढ़ा रहे हैं यानी x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो सभी को पता है ना कि x है, ये भी x है, x डैश है, x डैश है, y है, y डैश है, हाँ या ना बोल। तो इनपुट, अब ये देख x की वैल्यू तू बढ़ा रहा है, तो अगर a 1 से बड़ा है तो आउटपुट भी क्या बढ़ रहा है, fx भी यानी y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये जो है 0 से 1 के बीच में है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे आया, कोई कंफ्यूजन है? ये बात हो गई किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। बस छोटी सी बात है जो हमें दिमाग में रखनी है, क्लियर है? चलिए आगे, पक्का। अगला, इस फंक्शन को तो बिल्कुल ध्यान में रख लें, ये आपकी दुनिया बदल देती है, जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसीलिए बोल रहे हैं कि चाहे आप मैथ्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, केवल मैथ्स में ये अपना बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको डिफरेंशिएशन में भी इस्तेमाल होगा, ये आपको इंटीग्रेशन में भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, इसके प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलस पार्ट के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये क्या होता है समझ, किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, अभी लगातार पूछ ही रहे थे 11th वाले बच्चे कि सर लॉग होता क्या है, ये लॉग होता क्या है। उसका जवाब सुन, लॉगरिथमिक फंक्शन f ऑफ x जो है वो ऐसा दिखता है, लॉग बेस a x, बेस a x, इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, और x को बोलते हैं आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं, या एंगल जो तुम बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में, sin x cos x। अब वहां sin x cos x क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हम जब x की अलग अलग वैल्यू देते हैं तो हमें y अलग अलग आउटपुट मिलता है, हाँ या ना।
लॉग भी उसी तरीके का फंक्शन है जहां हम x की अलग अलग वैल्यू देंगे तो हमें अलग अलग y मिलेगा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? लेकिन ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा। कैसा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? अब देख इसके भी दो ग्राफ बनेंगे, लेकिन इसका कंडीशन समझ पहले। a और x यहाँ दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। log 0 भी किसी को नहीं पता। वैसे log 0 की अगर वैल्यू हमें कहीं लेना होता है तो माइनस इनफाइनाइट लेते हैं। क्या लेते हैं वो बताएंगे कैसे, लेकिन हम यहाँ ये जो आर्गुमेंट है log का लिखवाया था डोमेन में लिखवाया था ना, बोले थे बाद में समझ आएगा। हमने बोला था कि log f of x हो, क्या हो भैया? log f of x हो तो f of x हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? क्यों? क्योंकि log नेगेटिव डिफाइन ही नहीं। log नेगेटिव डिफाइन, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? a और x क्या होना चाहिए भैया? दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? और x आपका रियल तो होना ही चाहिए। हाँ, x आपका क्या होना चाहिए? रियल। अब इसके भी दो ग्राफ बनेंगे, इसके भी दो ग्राफ बनेंगे। अब एक ग्राफ कैसे बनेंगे? इधर बना रहे हैं, यही बना दे, ठीक है। अब समझना, दो ग्राफ इसके बना रहे हैं। पहला ग्राफ सीधा है, ठीक है। नीचे लाइन सीधी नहीं खींची जाती, ऐसा है, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा दिखेगा, ए वाला पॉइंट जो होगा बच्चे होगा 1,0। क्या होगा? 1, log 1 हमेशा 0 होता है। log 1 हमेशा क्या होता है? जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y तुम्हें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक है। अब समझो, जब तुम log x की वैल्यू 0 लिख रहे हो तो ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे मतलब क्या है? माइनस इनफाइनाइट। अरे आया नहीं आया, इसीलिए बोला log 0 क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट। लेकिन हम वहां डिफाइन ही नहीं है ना, एक टच ही नहीं कर रहा। एक टच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें नहीं पता, बचपन से सिखाया गया नहीं, सिखाया गया कि बच्चे उस चीज के पास नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में पता नहीं हो। नहीं तो बचपन में क्या हुआ था, एक बार हम खेल रहे थे, हमें सांप दिखा, नहीं पता था, हम उसको पकड़ के पूछ से ऐसे नचाते हुए घर पहुंच गए। घर के लोग डांटने लगे। हुआ ऐसा, हुआ इंसिडेंट, हम अपने मामा के यहाँ थे। बाद में पता चला कि भैया सांप है, इसके अंदर विष होता है, इससे बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैसा विष होता है, आदमी बचेगा नहीं बचेगा नहीं पता तो दूर रहे। अरे आया, सिंपल। दूसरा ए उसके लिए होगा जब ए की वैल्यू 1 से क्या होगी? बड़ी होगी। ए की वैल्यू 1 से क्या होगी? एक और ग्राफ इसका बनेगा फिर तो। किसके लिए? जब 0 से लेके ए किसके बीच में रहेगा बच्चे? 1 के बीच में। और इसमें जब इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसमें जब हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट क्या होगा बच्चे? घटेगा। बोल आया? ए वाला पॉइंट अभी भी क्या है? 1,0 ही है। आया? अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन की बात कर। किसकी बात कर बच्चे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन। डोमेन मतलब x है। डोमेन मतलब क्या है? x। क्या पूरी की पूरी r दिख रही है? है ना? और कोई रेंज बताएगा क्या? इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज बताएगा कोई? r प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हो 0 से लेके इनफाइनाइट। बोल आया? अरे आया नहीं आया? अरे y का मतलब आउटपुट था ना। देखना कहीं किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू आज तक नेगेटिव आया क्या? तुमने 2 की पावर -5 लिखा था ना अभी, वो 1/2 की पावर 5 हो गया था, जो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ या ना? बोल। आएगा पॉजिटिव ही आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे भी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसको चेक करने की जरूरत, रीजन यहाँ है। अरे आया? y नीचे आ ही नहीं रहा है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, इसका कोई डोमेन बताएगा क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन r पॉजिटिव, पहले x को r पॉजिटिव यानी 0 से लेके इनफाइनाइट लिखते हैं। आया ना? बोल। 0 से लेके इनफाइनाइट मतलब r पॉजिटिव। 0 को ओपन रखना है, ऑब्वियस सी बात है, समझ आ रहा है क्यों ओपन रखना है। रेंज बता। रेंज मतलब y पे नजर करनी चाहिए, बिल्कुल y पे नजर चला। कैसे चल रहा है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बोलना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। आप इसको आगे लिख सकते हो। हाँ या ना? बोल। क्लियर है? ये हुई बात किसकी? डोमेन और रेंज की, किसकी? लॉगरिथमिक फंक्शन की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। किसकी बात हो रही है? इसके प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। जो अगर आप फिजिक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आगे जाके डिफरेंशिएशन नाम के चैप्टर में, इंटीग्रेशन नाम के चैप्टर में या जनरल कैलकुलेशन में भी क्या होगा? इस्तेमाल होगा। वो क्या है? प्रॉपर्टी लिखते जा रहे हैं, पहले समझना, नहीं समझ आया तो पूछना। पहली प्रॉपर्टी, लॉग बेस ई है। क्या है?
तुम बेस कुछ भी ले सकते हो, पहली बात है बेस कुछ भी ले सकते हो, बस वो बेस पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप कुछ भी ले लो, ई ले लो, ए ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बेसिकली हम जनरली ई देते हैं। क्या लेते हैं? जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। जिस लॉग का बेस ई रहे उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। लॉग बेस ई यहाँ ए डॉट बी रहे, क्या रहे बच्चे? ए डॉट। तो कहता है लॉग का आर्गुमेंट में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में बैठी हो, कैसे बैठी हो, तो हमेशा वो प्लस में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? यानी ये बेसिकली ओपन होके ऐसा देगा हमें लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई बी। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ये डिवाइड में हो, कैसा हो बच्चे? तो ऑब्वियसली बात है, अंदाजा लग गया होगा, ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी अगर लॉग का आर्गुमेंट डिवीजन में है तो वो माइनस में टूट जाएगा, और लॉग का आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में टूट जाएगा। बोल आया? तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर लॉग बेस ई ए टू द पावर m है, ए टू द पावर क्या है? m है, तो ये बेसिकली m log a हो जाता है। m log a हो जाता है। बोल आया? यानी एग्जांपल हम अगर बगल में बताएं तो ऐसी बात है कि अगर कहीं पे log x स्क्वायर लिखा है तो बेसिकली ये 2 log x हो जाएगा। देखना आसानी हो गया। पावर कहाँ आ गया? बेस में आ गया। पावर कहाँ आ गया? बेस में आ गया। बोल आया? ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी के बाद चौथी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर यहाँ पे log a रहे, बेस a रहे और आर्गुमेंट भी a रहे, तो ये हमेशा कितना होता है? 1 होता है। हमेशा कितना होता है? तो इसी के चलते हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि log बेस e रहे तब भी ये क्या होगा? 1 ही होगा। ये जनरली हम पूरे कैलकुलस में इस्तेमाल करेंगे कि log बेस e कितना होता है भैया? e ही होता है। बोल आया? अरे आया? ठीक है। अगला प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि अगर log बेस a b रहे, बेस a b रहे और हम इसको किसी और बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लो हमें ये पसंद नहीं है, हम बोलेंगे कि इसको बेस e में कन्वर्ट करो, बेस 2 में कन्वर्ट करो, बेस 10 में कन्वर्ट करो, तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log बेस e b डिवाइडेड बाय log बेस e a। क्या पैटर्न दिख रहा है? क्या ऊपर वाले को ऊपर रखा, नीचे वाले को नीचे रखा। अब कोई बोला सर हमें e पसंद नहीं है, हमें e पसंद, बोल किस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? 2 में, 10 में, m में, n में, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख लो, राम श्याम घनश्याम कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मान लो इसमें भी पसंद नहीं है, तुम log बेस m रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? तो बेस m रख दो, ऊपर वाले को ऊपर बैठा दो, नीचे वाले को कहां बैठा दो? नीचे बैठा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? अगली प्रॉपर्टी अगर हम लिखें 6, तो कहता है कि अगर log बेस a b है और इसको हम अगर पलटना चाहें तो हम इसको log बेस b a भी लिख सकते हैं। बोल आया? देख उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। अगर ये यहां आना है, ये यहां आना है, तो 1 कर दिया, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अरे आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी इसमें और देखें कि अगर अगली प्रॉपर्टी इसमें हम लिख लें कि अगर हमारे पास log बेस b है, m है और फिर a है आर्गुमेंट। क्या बच्चे? log बेस b है, उसका पावर क्या है? m है, और a हमारे पास क्या है? a है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/m log बेस b a। ये सारे प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है। क्या लिख सकते हैं? 1/m ये b ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? log a आ जाएगा। बेस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या लिख सकते हैं? एक और चीज, उसके बाद फिर अगली प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। A6 हो गया, A7 हो गया, 8 प्रॉपर्टी की कहता है अगर a रहे, यहाँ log बेस a रहे और यहाँ x रहे, क्या रहे बच्चे? जो यहाँ रहे वही अगर इसके बेस में रहे तो ये हमेशा कितना हो जाता है? x हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं कि यहाँ 2 है, क्या है, और यहाँ पे log रहे और इसकी बेस 2 रहे और यहाँ पे मान ले x स्क्वायर रहे, क्या रहे, तो ये सॉल्व होके केवल कितना बचेगा? अगर हाँ, जो बेस ए ऊपर पावर में है, ये ऐसा है 2 की पावर, ये क्या है बच्चे? 2 की, देखना a की पावर अलग अलग है, a की पावर log बेस a रहे, क्या रहे? बेस, और x रहे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर जाता है? कैंसिल। अभी बताया था ना कि एंटी लॉग है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एंटी लॉग है, एक दूसरे को खा गया। यानी कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा आपको, इसी का कोरोलरी e की पावर बेस log e x, तो भी ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा? केवल x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? 4-5 प्रॉपर्टी और है जो इनइक्वालिटी पे है, जो बताएंगे। ठीक है, फटाफट इतना नोट करो जितनी जल्दी हो सके। अब जो इसके जो प्रॉपर्टी बचे हैं थोड़े मोड़े, वो इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी है।
इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी को भी समझना है थोड़ा ध्यान से। उसके लिए एक प्रॉपर्टी बेसिक बताएंगे, उसके बाद इनइक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे। अब इनइक्वालिटी जैसा कि थोड़ा मोड़ा सभी लोगों ने पढ़ रखा है तो समझ आनी चाहिए। सबसे प्रॉपर्टी पहले समझ, सबसे आसान वाला कितना हो गया, 8 हो गया 9। क्या कहता है इधर देखेगा, थोड़ी देर इधर देख पाते कि log बेस a x इज इक्वल टू अगर y रहे, क्या रहे बच्चे, log बेस a x इज इक्वल टू क्या रहे, y रहे, तो यहां से अगर कोई तुमसे x पूछता है, क्या पूछता है बच्चे, x, तो तुम बोलोगे x इज इक्वल टू a टू द पावर y। क्या होगा, a टू द पावर, यानी हम आसान भाषा में समझाएं तो ऐसा है कि अगर log बेस 2 है, x है और यहाँ पे 3 है, कितना है, तो अगर तुमसे यहाँ कोई x पूछता है तो तुम बोलोगे 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। बोल आया क्या, अरे इम्प्लीमेंटेशन आया, कोई कंफ्यूजन है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इनइक्वालिटी में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, समझना कि अगर हमारे पास log बेस 10th प्रॉपर्टी log बेस m है और x है और एक ग्रेटर देन log बेस m y, क्या है बच्चे, m, यानी ऐसे समझना, m छोड़ दे, बेस तो दोनों में सेम है, तो log x ग्रेटर देन कितना है भैया, log y। तो ये दो तरीके से केस बनेगा, पहला x ग्रेटर देन y और दूसरा x लेस देन y। समझेगा, x ग्रेटर देन y कब होगा और x लेस देन y कब होगा। x ग्रेटर देन y उस समय होगा जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी बेस 1 से, और a उस समय होगा जब m की वैल्यू 0 से लेके किसके बीच में होगी। सर ऐसा क्यों हुआ, समझना कि जब 0 से 1 के बीच में बेस जो था, तब इनपुट बढ़ा रहे थे तो आउटपुट घट रहा था। अभी ग्राफ देखना ग्राफ देख कि जब हम 0 से 1 के लिए लॉग का हमने ड्रॉ किया ग्राफ, लॉग का 0 से किसके लिए, 1 के लिए, तो जब हम इनपुट बढ़ा रहे थे तो आउटपुट क्या हो रहा था। तो इसीलिए जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट क्या होगा, घटेगा। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है। अब इसी चीज को हम अगले प्रॉपर्टी में लिखते हैं सेम इसी तरीके से कि अगर हमारे पास log बेस m x और ग्रेटर देन केवल y हो जाए, ग्रेटर देन केवल क्या हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी अभी बताई ऊपर कि x की वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर y, हाँ या ना, x की वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर, लिखे डायरेक्ट। तो देख ये भी दो तरीके का देगा आपको फंक्शन, देखना कि x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा m की पावर y से, m की पावर, अरे इस वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, जो बेस है उसका पावर बैठ जा रहा है भाई, तो यहाँ बेस m है, m का पावर क्या हो जाएगा y, इक्वल टू में सोच लेना, ठीक है। और x जो होगा वो लेस देन हो जाएगा m की पावर y के। एक ग्रेटर देन उस समय रहेगा जब m की वैल्यू 1 से, और एक उस समय रहेगा जब m की वैल्यू 0 से लेके, बोल आया। अगर उसी तरीके से हम 12th प्रॉपर्टी में लेस देन में चले जाएं, किस में चले जाएं बच्चे, m में कंफ्यूजन आ रहा था, मान ले ऐसा लिख दिया हमने, a भी लिख दें या कुछ और लिख दे, बोल a भी लिख दें या ठीक है इसी में, तो ऐसा लिख दे m a ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन तो हो गया, क्या लिखेंगे बच्चे, लेस देन b, ऐसा लिखेगा। देख जनरलाइज समझ, क्योंकि क्या x y में कंफ्यूज जाएगी। यहाँ a की वैल्यू, किसकी वैल्यू, a इक्वल टू, पहले समझ ले, a इक्वल टू m की पावर b होगा, हाँ या ना बोल, a इक्वल टू कितना होगा, m की पावर, तो बोलेगा a लेस देन m की पावर b होगा, किसके लिए, m ग्रेटर देन 1 के लिए, जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का कब, जब वो 0 से 1 के बीच में होगा तब। बोल आया, अरे आया नहीं आया, सारे इसी पे चल रहा है, बस इनइक्वालिटी यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। इनइक्वालिटी हम जानते हैं, जैसा ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि जब वो 0 से 1 है तो जो काम चल रहा है वो बिल्कुल क्या चल रहा है, उल्टा, हम इनपुट बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए 0 से 1 के लिए जो इनइक्वालिटी है क्या हो जा रही है, रिवर्स हो जा रही है, यहाँ ग्रेटर देन है तो क्या हो जा रही है, लेस देन, यहाँ लेस देन है तो क्या हो जा रही है, ग्रेटर देन। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें, पक्का। इतनी प्रॉपर्टी आपको लॉग में पढ़नी है। अब रही बात कि सर हमें 11th में एनसीईआरटी या 12th या आरएसआरटी तक पढ़ने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, सारी जरूरत पड़ेगी। हाँ, कम कितनी जरूरत पड़ेगी, हाँ कम, ए वाला कम पड़ सकता है, हो सकता है कि इनइक्वालिटी आपसे ना पूछा जाए कहीं, लेकिन अगर थोड़े से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप देखने गए तो वहां इसका इस्तेमाल होगा ही होगा गारंटी के साथ, क्योंकि डोमेन निकालने में हर बार हम ग्रेटर देन और लेस देन का ही तो इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे, गलती से कहीं लॉग आ गया, जैसे अभी एक क्वेश्चन हम कराएंगे अगली क्लास में जब आएंगे, तो लॉग बेस 1/2 x² - 3x + 5, उसका हमें डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लॉग का जो आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन क्या है 0, और बेस उसका क्या है 1/2, तो सबसे पहले लॉग को हमें हटाना पड़ेगा।
तो log जब हटेगा तो ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, जो कि क्या हो जाएगा 1 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। समझ रहा है? और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेके जाएगा, यानी जिंदगी आसान नहीं है, लगता है लेकिन है नहीं। तो ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, खास करके ये सारी प्रॉपर्टी, ये तो बिल्कुल छप जाना चाहिए अब, क्योंकि जैसे कैलकुलस आपका यानी लिमिट डेरिवेटिव स्टार्ट होगा उसमें इसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? इतना रखा जाए, इतना ही। अगली क्लास अब होगी, उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा भैया, टाइप्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जिसमें आपके पास सारे मॉडुलस हैं, ग्रेटेस्ट है, लिस्ट है, और आपके पास सिग्नल फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो सारी जरूरत भरी चीजें जो फंक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पक्का? चले, ठीक है, थैंक यू। 3 डायमेंशनल और नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, मैथ से टाइम लेकर।